नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम स्टडी करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन जो भी प्रोसेस है, इसका एक एक पॉइंट को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। भले ही आप फर्स्ट टाइम ये प्रोसेस पढ़ने जा रहे हो, बट ये क्लास ख़त्म होने के बाद आपका जो माइंड सेट है वो बिल्कुल बदल चुका होगा। और डीएनए रेप्लिकेशन के जितने भी क्वेश्चंस अपकमिंग एग्ज़ाम में आने वाले हैं, या फिर आप एमसीक्यूज़ उठा के देखेंगे, पीवाईक्यूज़ उठा के देखेंगे, तो उनके सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले जानते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए की जस्ट जेरोक्स कॉपी बनाना। जो हमारा जेनेटिक मटेरियल हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, सेल्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, उसको डबल करना। क्यों डबल करना? क्योंकि सेल जब डिवाइड करती हैं तो वो इक्वल अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल लेके जाती हैं। जो भी पेरेंटल सेल में जेनेटिक मटेरियल होता है, उतना ही एग्जैक्ट इक्वल फॉर्म जो ऑफस्प्रिंग सेल्स होती हैं, जो न्यू सेल बनती हैं, उनमें भी जाता है। ठीक, अब ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। हम कैसे दिखते हैं, हमारी आवाज़ कैसी होगी, हमारी आंखें कैसी होंगी, हमारा फेस कट कैसा होगा, हमारी बॉडी का फिजियोलॉजी कैसी होगी, ये सारा कुछ डिपेंड करता है इसी जेनेटिक मटेरियल पे, इसी डीएनए पे। इसलिए डीएनए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और डीएनए रेप्लिकेशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रेप्लिकेशन का मतलब जस्ट डबलिंग, और डबल होने का मतलब एक सेल से दो सेल बन रही हैं, तो दोनों सेल अगर जैसी पेरेंटल सेल है वैसी ही न्यू सेल होनी चाहिए, वैसे ही डॉटर सेल भी होनी चाहिए। इसलिए जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही वाइटल प्रोसेस है। जब भी जो हमारी जर्म सेल्स होती हैं, जो लाइक स्पर्मेटोगोनियम और oogoनियम, इन सेल्स में जो डीएनए होता है, वो जब सेल्स डिवाइड करती हैं, मियोसिस में जाती हैं, तो डीएनए का जो कंटेंट होता है वो हाफ हो जाता है। बट जो अदर देन जर्म सेल्स होती हैं, जो सोमैटिक सेल्स होती हैं, उनमें क्या होता है, जो डीएनए का कंटेंट होता है वो इक्वल रहता है। जितना पेरेंटल सेल्स में होगा उतना ही डॉटर सेल में भी होगा। बट अगर जर्म सेल्स की बात की जाए, जैसा कि मैंने अभी बताया, जो पेरेंटल सेल्स होती हैं उनमें डीएनए का जो भी कंटेंट होता है उसका हाफ पहुंचता है मियोसिस कंप्लीट होने के बाद। माइटोसिस जब होती है, जिसे हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, उसके एंड में दो सेल्स बनती हैं जो कि इक्वल डीएनए को कैरी करती हैं। बट मियोसिस के एंड में क्या होता है, चार सेल्स बनती हैं। मियोसिस दो फेजेस में होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस के एंड में चार सेल बनती हैं और हर सेल के पास हाफ हाफ डीएनए कंटेंट होता है अपनी पेरेंटल सेल के कंपैरिजन में। इसको देखते हैं हम, ये प्रोसेस कैसे कैरी होता है और क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। नाउ, अब जो भी हमारा डीएनए है उसमें दो स्ट्रैंडेड होती हैं, दो स्ट्रैंड्स होती हैं। ये दोनों स्ट्रैंड आपस में कॉइल्ड रहती हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती हैं, और दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होती हैं। लाइक एक स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, और दूसरी स्ट्रैंड जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम रन करती है। जैसे कि यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, अगर यहाँ पे एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो दूसरी स्ट्रैंड क्या होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी। ठीक है, ये दोनों एंटी पैरेलल रन करती हैं। अब इसमें एंटी पैरेलल रन करने की वजह क्या है? क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंटरिटी होती है, और जो भी बेसिस होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं, और एक एंड इनका 5 प्राइम जो है वो फॉस्फेट कैरी करता है, और जो 3 प्राइम एंड है वो OH कैरी करता है दोनों तरफ। जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, और जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है वो लीनियर होता है। यूकैरियोटिक डीएनए में एंड्स होते हैं, जैसा कि इस डीएनए में दिख रहा है, यहाँ पे दो एंड्स हैं। और जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है उसमें कोई एंड नहीं होता है, वो बिल्कुल सर्कुलर होता है, क्योंकि सर्किल में कोई एंड नहीं होता है। नाउ, अब हर स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? जैसा कि ये हम देख रहे हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड्स है। ये इसे हम क्या कहेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड है।
न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक फॉस्फेट होता है जो कि यहाँ पे दिख रहा है, एक शुगर होता है, पेंटोज शुगर, 5 कार्बन का शुगर होता है, ठीक है, जो कि ये दिख रहा है। एक नाइट्रोजनस बेस होता है, लाइक ये दिख रहा है, ग्वेनिन। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडिन। प्यूरिन में 2 टाइप्स होते हैं, एडेनिन एंड ग्वेनिन। पायरिमिडिन 3 टाइप्स के होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। एडेनिन, ग्वेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ये 5 नाइट्रोजनस बेसेस हैं। यूरेसिल जो होता है वो एक्सक्लूसिवली आरएनए में प्रेजेंट होता है और थाइमिन जो होता है ये एक्सक्लूसिवली डीएनए में प्रेजेंट होता है। थाइमिन आपको आरएनए में देखने को नहीं मिलेगा और यूरेसिल जो है वो आपको डीएनए में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, ये अब क्या होता है, ये दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्रिटी क्या होती है? कॉम्प्लीमेंटरिटी का मतलब है कि अगर प्यूरिन है तो हमेशा वो पायरिमिडिन से मैच करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस बनाएगा। अगर पायरिमिडिन है तो वो प्यूरिन से बेस बनाएगा। लाइक अगर एडेनिन है तो ये जो है वो थाइमिन के साथ अपना बॉन्ड बनाएगा और अगर ग्वेनिन है तो ये साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये बात हो गई डीएनए की। अगर आरएनए है तो एडेनिन हमेशा यूरेसिल के साथ रहेगा और ग्वेनिन साइटोसिन के साथ रहेगा। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ग्वेनिन एंड साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एडेनिन एंड यूरेसिल के बीच में भी डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक, इतना समझ में आया? नाउ अब कुछ एंजाइम्स होती हैं जो डीएनए की रेप्लिकेशन को, जो प्रोसेस है ये डीएनए रेप्लिकेशन, इस प्रोसेस को कैरी करवाती हैं इफिशिएंटली। लाइक फर्स्ट एंजाइम है हेलिकेज। हेलिकेज क्या काम करता है? हेलिकेज जो होता है ये अनवाइंडिंग करता है। डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड कॉइल्ड फॉर्म में है, जैसा कि आप यहाँ पे पिछले स्लाइड में देखा आपने कि यहाँ पे डीएनए जो है ये हेलिकल फॉर्म में है, वाइंडेड फॉर्म में है, बट इसे अनवाइंड करने के लिए जो इस एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसे हम हेलिकेज कहते हैं। अब ये प्रोसेस, अनवाइंडिंग का प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होना होता है तो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होती हैं, तभी रेप्लिकेशन मशीनरी जो है वो इंस्टॉल हो पाती है। लाइक डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो तभी काम कर पाएगा जब डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में है, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड को वो क्या करता है, डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करता है। बट अगर पहले से ही वो डबल स्ट्रैंड है तो फिर वो क्या करेगा, उसका काम ही नहीं रह जाएगा। इसलिए डीएनए को जब भी रेप्लिकेट होना होता है वो पहले सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होता है, देन उसका रेप्लिकेशन परफॉर्म होता है। नाउ अब हेलिकेज जो होता है ये, अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो यहाँ पे इसे हम डीएनए बी बोलते हैं। ठीक, डीएनए बी। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो डीएनए लिखेंगे ये पूरा कैपिटल लेटर में नहीं रहेगा। और अगर ये प्रोकैरियोट हो गया, और अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट की तो हेलिकेज को हम एमसीएम बोलते हैं। एमसीएम, ये यूकैरियोट की बात हो गई। ठीक, यूकैरियोटिक हेलिकेज को एमसीएम बोलते हैं और प्रोकैरियोटिक हेलिकेज को डीएनए बी बोला जाता है। नाउ डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? ये मेजर एंजाइम है जो सिंथेसिस परफॉर्म करता है, डीएनए के रेप्लिकेशन प्रोसेस को जो कैरी करता है, मतलब जो एक्चुअल में जो सिंथेसिस करवाता है वो पॉलीमरेज एंजाइम ही होता है। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम अपना काम करता है, चाहे वो यूकैरियोट हो चाहे वो प्रोकैरियोट हो। डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वो मल्टीपल टाइप के होते हैं। यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ऐसे करके बहुत सारे डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। ठीक, और अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, 3, 4, 5, ये 5 टाइप्स के डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में। नाउ लाइगेज। लाइगेज क्या काम करता है?
लाइगेज गैप फिलिंग का काम करता है। कहीं पे भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना है तो लाइगेज जाके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा। कहीं पे निक का फॉर्मेशन हो गया है, निक का मतलब है कि सपोज ये डीएनए स्ट्रैंड है, यहाँ पे एक जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया है, तो इसको सीलिंग का काम लाइगेज एंजाइम करता है। लाइगेज एंजाइम जो होता है इसका मेजर फंक्शन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने में होता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो लैगिंग स्ट्रैंड में बनते हैं। ये चीज़ हम डिटेल में आगे समझने वाले हैं। नाउ प्राइमेज, प्राइमेज का क्या फंक्शन होता है? ये आरएनए प्राइमर को जोड़ता है। आरएनए प्राइमर का आप डीएनए रेप्लिकेशन में क्या काम है? क्योंकि डीएनए अलग है, आरएनए अलग है, तो डीएनए सिंथेसिस के वक्त आरएनए का क्या काम है या आरएनए प्राइमर का क्या काम है? तो जो डीएनए सिंथेसिस होती है, तो यहाँ पे जब पॉलीमरेज काम करना स्टार्ट करता है तो ये खुद से पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ये सबसे पहले फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनने के लिए पहले एक न्यूक्लियोटाइड का होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये जो फॉस्फेट बॉन्ड है, ये फॉस्फेट है, ये दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बना हुआ है। एक न्यूक्लियोटाइड ये है और दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है। अब इन दोनों के बीच में क्या है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना हुआ है। तो पहले से जब तक कोई एक न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा तो ये बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा, और बॉन्ड जब तक बनेगा नहीं तब तक प्रोसेस आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? पहले आरएनए प्राइमर जोड़ना पड़ता है। डीएनए के टेम्पलेट पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो सिंथेसिस हो रही है वहाँ पे पहले प्राइमर का इसकी सिंथेसिस होती है, फिर आगे ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है। एक बार जब प्राइमर जुड़ गया तो फिर ये डीएनए पॉलीमरेज अपना काम इफिशिएंटली कर पाएगा। नाउ अब जो डीएनए प्राइमेज होते हैं, इसे हम अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो यहाँ पे डीएनए जी बोलते हैं, जी। और अगर यूकैरियोट की बात करें तो यहाँ पे पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो होता है ये प्राइमर को जोड़ने का काम करता है। ठीक। नाउ अब कौन कौन सी की स्टेजेस हैं डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में? सो फर्स्ट स्टेज है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है? जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो पहले अनवाइंड होगा, पहले उसकी मेल्टिंग होगी। मेल्टिंग का मतलब होता है जो डीएनए है उसके बीच, उसके जो बेस पेयर्स हैं, जो नाइट्रोजन्स बेसेस हैं, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के जो प्रोसेस है उसे ही हम मेल्टिंग बोलते हैं। अगर डीएनए एटी रिच है, एडेनिन एंड थाइमिन रिच है, तो इस कंडीशन में जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, टीएम होगा, वो क्या होगा? लो होगा। बट अगर जीसी रिच कंटेंट है डीएनए का तो इसमें क्या होगा? टीएम जो होगा, मेल्टिंग टेम्परेचर जो होगा वो हाई होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमने अभी देखा कि जो ए और टी होते हैं, एडेनिन एंड थाइमिन, इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और जी और सी जो होते हैं, ग्वानिन एंड साइटोसिन, इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है एज कंपेयर टू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए जो जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होना होता है, जो ओरिजिन होती है रेप्लिकेशन की, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है वो एटी रिच होता है, क्योंकि मेल्टिंग में आसानी होती है, और जब एक बार मेल्ट हो गया तो फिर वहाँ से प्रोसेस जो है वो आसानी से कैरी आउट हो पाता है। फिर आगे चाहे जीसी कंटेंट हाई हो या एटी रिच हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। नाउ इलोंगेशन में क्या होता है? इलोंगेशन में एक एंजाइम का रोल होता है, बेसिकली 2 एंजाइम का रोल होता है। एक हेलिकेज काम करता है और एक डीएनए पॉलीमरेज काम करता है। यहाँ पे नए नए न्यूक्लियोटाइड्स कॉम्प्लीमेंटरिटी बेसिस पे जोड़े जाते हैं। जैसा टेम्पलेट होता है उसे रीड करके जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो 1 बाय 1 न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता चलता है, और प्रोसेस जो है वो कैरी आउट होता है। जो डीएनए है उसकी सिंथेसिस होती है, और इस प्रोसेस को हम इलोंगेशन कहते हैं। क्योंकि इलोंगेशन इसलिए कह रहे हैं, इलोंगेशन मतलब किसी चीज़ को आगे बढ़ाना। तो यहाँ पे किस चीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है? जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि डीएनए प्राइमर जो होता है, आरएनए प्राइमर जो होता है वो सबसे पहले आगे लगता है। तो उस आरएनए प्राइमर को एक्सटेंड करने का, इलोंगेट करने का जो प्रोसेस है वही इलोंगेशन प्रोसेस कहलाता है, और इस इलोंगेशन को कैरी करता है डीएनए पॉलीमरेज। कौन करता है?
डीएनए पॉलीमरेज। ठीक, नाउ टर्मिनेशन। अब जब एक बार पूरा स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो गई, टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसिस हो गई, उसके बाद क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड का टर्मिनेशन होना होता है। एक पैरेंटल स्ट्रैंड और एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड दोनों अब साथ में आ गई, और जो दोनों पहले की स्ट्रैंड थी वो दोनों सेपरेट हो गई, क्योंकि अब जो अनवाइंडिंग के बाद जो डीएनए सेपरेट हुआ था, लाइक जब रेप्लिकेशन फॉर्क बना था यूँ, तो क्या हुआ था, ये दोनों पैरेंटल स्ट्रैंड सेपरेट हो गई थी, और ये एक स्ट्रैंड इधर चली गई, एक स्ट्रैंड इधर। अब इनमें एक एक स्ट्रैंड फिर से सिंथेसिस हो जाएगी, और आगे चल के जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगी। ये सारा कुछ अभी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये देखिए नाउ, अब ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, और रेप्लिकेशन फॉर्क बनता क्यों है, और कैसा होता है ये। जो रेप्लिकेशन फॉर्क होता है, ये साइट होती है डीएनए रेप्लिकेशन की। क्यों साइट होती है, क्योंकि ये अब देखिए यहाँ पे ये ओपन फॉर्म में है, ये जो फॉर्क बन रहा है ये ओपन फॉर्म में है, और साइट प्रोवाइड कर रहा है किस चीज़ के लिए, डीएनए सिंथेसिस के लिए। यहाँ पे एक दोनों ये जो पैरेंटल स्ट्रैंड है ये एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड बिहेव करती हैं, और दोनों स्ट्रैंड को रीड करके जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये डीएनए पॉलीमरेज है, ये क्या कर रहा है, न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस करवा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो चाहे यूकैरियोट में हो, चाहे प्रोकैरियोट में हो, चाहे जर्म सेल्स में हो, चाहे सोमैटिक सेल्स में हो, कहीं भी अगर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम कर रहा है तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में काम करेगा, एंड दैट इज़ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। नाउ इसमें दो स्ट्रैंड्स होती हैं, एक लीडिंग स्ट्रैंड कहलाती है जिसमें डीएनए की सिंथेसिस कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 5 प्राइम एंड है, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस हो रही है, और ऐसी स्ट्रैंड जो बनती है वो बिल्कुल कंटिन्यूअस होती है, कहीं पे कोई इंटरप्शन नहीं होता है। बट ये जो दूसरी स्ट्रैंड है, यहाँ पे आप देख रहे हैं डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, स्टेप बाय स्टेप सिंथेसिस हो रही है। क्यों हो रही है ये आगे हम लोग देखने वाले हैं। अब इस स्ट्रैंड को हम क्या कहेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। ये लैगिंग स्ट्रैंड है, और जहाँ पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है वो लीडिंग स्ट्रैंड है। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो इस प्रोसेस को कैरी कर रहा है, और ये जो बन रहा है पूरा स्ट्रक्चर, इसे हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। नाउ क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, और अब यहाँ पे जो इनिशिएशन का प्रोसेस होता है इसे थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, कैसे ये कैरी होता है। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो हमने पहले भी देखा जो डीएनए ए प्रोटीन है ये क्या करवाता है, ओरिसाइट को पहचानता है। ओरिसाइट जो होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ये यहाँ पे देखिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ये, और यहाँ पे डीएनए ए प्रोटीन आके बाइंड होगा। डीएनए ए प्रोटीन आके बाइंड होगा, और यही डीएनए ए प्रोटीन एटीपी की हेल्प से, एटीपी की हेल्प से, एनर्जी की हेल्प से, ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है, और ये यहाँ पे जो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म है यहाँ पे ये क्या करेगा, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसे ब्रेक कर देगा और इसे सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देगा। ये जो डबल स्टैंड है इसे दोनों स्टैंड को क्या करेगा, सेपरेट कर देगा। डीएनए के मेल्टिंग हो गई तो अब डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। डीएनए बी क्या होगा, अब जब डीएनए ए अपना काम कर चुका तो ये वहाँ से हट जाएगा, और डीएनए बी जो है वो रिक्रूट हो जाएगा। डीएनए बी जब रिक्रूट हो जाएगा तो ये अपना काम स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये इनिशियली डीएनए हेलिकेज जो होता है वो इनिशियली मेल्टिंग नहीं करवा सकता है, बट इसे अगर एक बार डीएनए स्ट्रैंड पे, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पे लोड कर दिया जाए तो आगे का जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड है ये उसे ब्रेक करेगा और डीएनए को अनकॉइल्ड कर देगा, अनवाइंड कर देगा। नाउ डीएनए सी जो होता है हेलिकेज लोडर होता है, जो हेलिकेज को डीएनए स्ट्रैंड पे लोड करने का काम करता है। डीएनए जी हम देख चुके हैं पहले भी कि ये प्राइमेज होता है और प्राइमर को जोड़ने का काम करता है। जब प्रोसेस स्टार्ट होता है उस टाइम इसका काम आता है, और ये अपने आरएनए प्राइमर को क्या करता है, जोड़कर चला जाता है डीएनए प्राइमेज, और फिर
उस प्राइमर को एक्सटेंड करने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज। अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स होता है, ORC जिसे हम कहते हैं, और ये क्या करता है, जो भी ओरी साइट होती है, ARS बोलते हैं, ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस होता है यूकैरियोट में, जो कि प्रोकैरियोट में ORC कहलाता है। यहाँ पे कुछ एंजाइम्स आके लगती हैं लाइक CDC6 एंड CDT1, ये जो हैं वो हेलिकेज लोडर हैं, हेलिकेज लोडर। हेलिकेज लोडर यहाँ पे क्या था प्रोकैरियोट के केस में, तो DNA B था। अब यहाँ पे हेलिकेज जो है उसका नाम है MCM कॉम्प्लेक्स, ठीक है। MCM जो है वो हेलिकेज है, ये हेलिकेज का काम कर रहा है। नाउ CDC45 जिन्स एंड MCM, ये तीन चीज़ें मिलकर CMG कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, जो कि लाइसेंसिंग फैक्टर कहलाते हैं। लाइसेंसिंग फैक्टर क्या होते हैं? ये फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं जो प्रोसेस को इनिशिएट करने का काम करते हैं, जो रेप्लिकेशन के प्रोसेस को ट्रिगर करते हैं। बिना इनकी परमिशन के रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकता है। और ये जो लाइसेंसिंग फैक्टर होते हैं, जिनका फॉर्मेशन होता है G1 स्टेज में, और ये एक्टिव होते हैं S फेज में। S फेज में इनकी एक्टिविटी शो होती है, और जब ये अपने एक्टिव स्टेज में आ जाते हैं लाइक S फेज में, तो रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। रेप्लिकेशन ख़त्म होने के साथ साथ ही ये इनएक्टिव हो जाते हैं, इसलिए फर्दर रेप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता है। जब तक सेल फिर से अपने और बाकी फेजेस को कंप्लीट करके फिर से S फेज में नहीं आती, तब तक रेप्लिकेशन जो है वो दोबारा नहीं होगा। यूकैरियोट में एक सेल साइकिल में एक ही बार रेप्लिकेशन होता है, बट अगर हम बात करें प्रोकैरियोट की, तो प्रोकैरियोट में क्या होता है, मल्टीपल फेज ऑफ रेप्लिकेशन चलता रहता है। सेल डिवाइड करे या ना करे, बट जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करता रहता है। इसीलिए जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें हम मीरोडिप्लॉइड कंडीशन देखते हैं। मीरोडिप्लॉइड कंडीशन का मतलब होता है कि DNA अपनी जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है उसे एक बार कंप्लीट नहीं कर पाया है, तब तक कि दूसरा राउंड ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया है। ये चीज़ हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक केस में, बट यूकैरियोटिक केस में ऐसा नहीं होता है। DNA की सिंथेसिस सिर्फ S फेज में होगी, और बाकी के सेल साइकिल जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक दोबारा से रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगा। गॉट इट? नाउ बात आती है अब इलोंगेशन के प्रोसेस की। तो इलोंगेशन प्रोसेस जो होता है वो सिमिलर होता है यूकैरियोट में भी, प्रोकैरियोट में भी। सेम कॉम्प्लीमेंटरिटी प्रिंसिपल जो होता है वो फॉलो होता है, और DNA का जो होती है वो न्यूली स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं एक बार हम लोग डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये रेप्लिकेशन फॉर्क बन रहा है। रेप्लिकेशन फॉर्क ही वो साइट है जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है, रेप्लिकेशन प्रोसेस कैरी हो सकता है। नाउ यहाँ पे जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसकी सिंथेसिस कंटिन्यू प्रोसेस में हो रही है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो डायरेक्शन है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होगा। इसका जो टेम्पलेट है वो ये है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये जो टेम्पलेट है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में है। नाउ ये हेलिकेज है जो आगे अनवाइंडिंग करता चल रहा है। उसके पीछे क्या लग रहे हैं, ये SSBP लग रहे हैं। SSBP क्या होते हैं? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। क्योंकि DNA की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, उसकी सेल्फ प्रॉपर्टी है कि जब वो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा तो उसे अगर फ्रीली छोड़ दिया गया है तो वो फिर से क्या होगा, रिकॉयल हो जाएगा, फिर से रिवेंड हो जाएगा। जिसे रोकने के लिए SSBP आके यहाँ पे अटैच हो जाते हैं जहाँ पे DNA सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया है, और रीवेंडिंग के प्रोसेस को रोकते हैं। इसके बाद अब काम कर रहा है ये प्राइमेज। प्राइमेज का फंक्शन होता है, जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, प्राइमर का फॉर्मेशन, प्राइमर फॉर्मेशन। अब प्राइमर को एक्सटेंड करने का काम कौन कर रहा है? अगर हम यूकैरियोटिक केस में बात करें तो DNA पॉलीमरेज 3 होता है, और अगर प्रोकैरियोट केस में बात करें तो DNA पॉलीमरेज 3 होता है, और अगर यूकैरियोट की बात करें तो DNA पॉलीमरेज एप्सिलॉन एंड डेल्टा होते हैं। एप्सिलॉन जो होता है वो लीडिंग स्ट्रैंड को
लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करवाता है और जो डेल्टा होता है वो लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करवाता है। नाउ डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है? डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये प्राइमर रिमूवल का काम करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये प्राइमर लगे हुए हैं, बट यहाँ पे प्राइमर जो है वो रिमूव हो चुका है। क्यों रिमूव हो चुका है? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये अपना काम कर चुका है और इसका काम क्या है? प्राइमर का रिमूवल। और ये गैप फिलिंग का भी काम करता है। गैप जो बन जाते हैं प्राइमर रिमूवल के बाद, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है ये क्या करता है? गैप को फिल कर देता है। नाउ अब एक गैप बच जाता है। वो गैप कैसा होता है? क्योंकि ये जो लास्ट का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड से, उसे नहीं जोड़ पाता है और इस गैप को सील करने का काम करता है डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज का काम होता है गैप सीलिंग एंड डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है 1 का काम होता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है ये गैप फिलिंग का काम करता है। गैप फिलिंग एंड प्राइमर रिमूवल, ठीक, ये 2 काम होते हैं इसके। नाउ ये प्रोसेस हो गया इलोंगेशन का। इलोंगेशन में एक बार फिर से रिकैप करते हैं। इलोंगेशन में डीएनए पॉलीमरेज 3 काम करता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट एंड डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन एंड डेल्टा काम करता है इन केस ऑफ यूकैरियोट। एप्सिलॉन जो होता है वो लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है और डेल्टा जो होता है वो लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करवाता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है प्रोकैरियोट के केस में वो लीडिंग और लैगिंग दोनों स्ट्रैंड की सिंथेसिस करवाता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है वो प्राइमर रिमूवल का काम करता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। वहीं अगर बात करें हम यूकैरियोट की, तो यहाँ पे आरएनएज H काम करता है एंड फेन 1 फ्लैप इंडोन्यूक्लियस 1 ये क्या काम करते हैं? प्राइमर रिमूवल का काम करते हैं। और गैप फिलिंग का काम करता है यहाँ पे। गैप फिलिंग का काम जो अगर यूकैरियोट की बात करें तो पॉलीमरेज डेल्टा एंड गैप सीलिंग का काम डीएनए लाइगेज ही करता है, चाहे वो यूकैरियोट हो चाहे वो प्रोकैरियोट हो। तो ये प्रोसेस हो गया इलोंगेशन का। अब बात आती है टर्मिनेशन की। तो टर्मिनेशन में क्या होता है? टर्मिनेशन में जब डीएनए की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है, अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो वहाँ पे डीएनए जो होता है वो लीनियर होता है और मल्टीपल एआरएस होते हैं। एआरएस का मतलब ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। तो ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन सीक्वेंस वो साइट है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ओरिजिन है रेप्लिकेशन की। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो वहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है ओरिसी। प्रोकैरियोट के केस में ओरिजिन जो होती है वो सिंगल होती है और डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है। डीएनए सर्कुलर है एंड ओरिजिन जो है वो सिंगल है। सिंगल ओरिजिन होने की वजह से और जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो बाई डायरेक्शनल होने की वजह से क्या होता है कि जो रेप्लिकेशन है वो दोनों तरफ से जब चलता है तो कहीं एक जगह पे आके मिल जाता है। और डीएनए हेलिकेज के एक्शन की वजह से अब क्या होगा, यहाँ पे सुपर कॉइलिंग हो जाएगी, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, बहुत ही ज़्यादा हाईली टेंस्ड डीएनए हो जाएगा इस साइट पे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन इस साइट का नहीं हो पाता है। ये साइट क्या है? टर्मिनेशन साइट है, जिसे हम टर साइट भी कहते हैं। टर्मिनेशन सीक्वेंस होता है यहाँ पे, जो कि 20 बेस पेयर सीक्वेंस होता है और ये स्पेसिफिक होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। बट यूकैरियोट में ऐसा कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं होता है, क्योंकि यूकैरियोट के केस में मल्टीपल एआरएस साइट्स होती हैं। बहुत जगह से जो रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट हो सकता है मल्टीपल साइट से, और 2 एआरएस साइट के बीच में कहीं पे उसका टर्मिनेशन साइट होता है, क्योंकि इधर से भी रेप्लिकेशन चल रहा है, इधर से भी रेप्लिकेशन फॉर्क बन रहा है। तो दोनों तरफ से जब रेप्लिकेशन फॉर्क बनेंगे तो कहीं पे एक जगह पे आके दोनों फॉर्क मीट करेंगे और वही होगा टर्मिनेशन साइट। ऐसा करके मल्टीपल टर्मिनेशन साइट बनते हैं यूकैरियोटिक डीएनए में, बट प्रोकैरियोटिक डीएनए में सिंगल टर्मिनेशन साइट होता है। नाउ टर्मिनेशन साइट पे क्या होता है, टस प्रोटीन आके बाइंड करता है। टस प्रोटीन का क्या मतलब होता है, टर्मिनस यूटिलाइजेशन सब्सटेंस। ये क्या होता है, टस प्रोटीन जो होती है वो टस टर कॉम्प्लेक्स बनाता है और यहाँ पे आके बाइंड हो जाता है। नाउ टोपोआइसोमरेज 2, जिसे हम डीएनए गायरेज भी कहते हैं प्रोकैरियोट केस में,
ये क्या करेगा, जो सुपर कॉइलिंग हो गई है यहाँ पे, जो हाईली टेंस्ड डीएनए हो गया है उसे क्या करेगा, रिलीज कर देगा सुपर कॉइलिंग को। और जो कैटेनिन बन गया है, कैटेनिन का क्या मतलब होता है, लाइक दो डीएनए, अब जब रेप्लिकेशन हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ, दो डीएनए नए बन गए, डबलिंग हो गई डीएनए की, बट यहाँ पे सुपर कॉइलिंग की वजह से ये दोनों अलग नहीं हो पा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को या इस स्ट्रक्चर को हम कैटेनिन कहते हैं। कैटेनिन का मतलब जहाँ पे दो डीएनए एक साथ जुड़े हुए हैं। अब ये कैटेनिन को रिजॉल्व करने का काम ये टोपोआइसोमेरेज ही करता है और दोनों डीएनए को क्या करेगा, ये सेपरेट कर देगा बाय क्रिएटिंग अ निक। निक का मतलब होता है एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है उसे ब्रेक करना, और जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक हो गया तो एक स्ट्रैंड पूरी ब्रेक हो गई। पूरी का मतलब है कि लाइक ये स्ट्रैंड है, तो यहाँ पे जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो अगर रिलीज हो गया, कट गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब ये दोनों जो कॉइल्ड डीएनए था वो अनकॉइल्ड हो जाएगा और जो कैटेनिन है वो रिजॉल्व हो जाएगा और दोनों डीएनए जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए हैं दो अलग अलग, वो सेपरेट हो जाएंगे और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और जो दो सेल्स बनेंगी उनमें इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए चला जाएगा। अगर हम बात करें यूकैरियोट की, तो यूकैरियोट में जो सुपर कॉइलिंग होती है उसका रिजोल्यूशन जो है, रिसोल्यूशन, ये टोपोआइसोमेरेज 1 और 2 करवाते हैं। ये क्या करते हैं, जो सुपर कॉइलिंग हो रही है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो टर्मिनेशन साइट है जहाँ पे दोनों रेप्लिकेशन फॉर्क आके मिल रहे हैं, यहाँ पे सुपर कॉइलिंग हो गई है क्योंकि दोनों तरफ से क्या हो रहा है, जो डीएनए हेलिकेज है वो काम कर रहा है, एमसीएम हेलिकेज, जिसकी वजह से यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो जाता है, जिसे रिलीव करने का काम टोपोआइसोमेरेज 1 और टोपोआइसोमेरेज 2 करते हैं। नाउ डीकैटेनेशन जो होता है वो टोपोआइसोमेरेज 2 करता है। सिंगल स्टैंड या डबल स्टैंड कट लगाता है टोपोआइसोमेरेज और ये जो दोनों डीएनए हैं उन्हें क्या करता है, अनवाइंड कर देता है और जो टेंशन है वो रिलीज हो जाता है। सो ऐसे करके जो ये टर्मिनेशन है वो कैरी आउट हो पाता है। नाउ अब क्या होता है, जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है उसमें एक प्रॉब्लम होती है, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं। तो एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक एंजाइम होता है टीलोमेरेज। टीलोमेरेज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, ये एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कैसे सॉल्व करता है उसे हम एक बार देखते हैं। लाइक ये एक, क्योंकि यूकैरियोटिक डीएनए जो होता है वो लीनियर होता है, लीनियर डीएनए होने की वजह से अब क्या होगा, दोनों स्टैंड पे जब सिंथेसिस स्टार्ट होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये टेम्पलेट स्टैंड एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट स्टैंड, इस स्टैंड पे क्या होगा, जो लीडिंग स्टैंड होगी वहाँ पे तो कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो जाएगी, कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट लैगिंग स्टैंड पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है। डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप सिंथेसिस होती है। ठीक, स्टेप बाय स्टेप सिंथेसिस हो रही है। स्टेप बाय स्टेप सिंथेसिस होने की वजह से इन द फॉर्म ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में सिंथेसिस हो रही है, फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में सिंथेसिस हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्राइमर हर बार रिमूव होते हैं और नया जो गैप है वो फिल कर दिया जाता है। बट जो लास्ट वाला गैप होता है उसे कोई डीएनए पॉलीमरेज फिल नहीं कर पाता है। डीएनए पॉलीमरेज फिल नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये गैप छूट जाएगा और क्योंकि ये एंड पे है तो एक स्टैंड क्या होगी, वो ये सिंगल स्टैंडर्ड रह जाएगा, थोड़ा सा पोर्शन इसका। अब ये जब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रह जाएगा तो जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस क्या करेंगे, इस डीएनए को चॉप कर देंगे, कट कर देंगे। तो ऐसा करके धीरे 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 क्या होगा, क्योंकि हर बार जब रेप्लिकेशन होगा तो थोड़ा सा पोर्शन एक स्टैंड का छूट जाएगा, लैगिंग स्टैंड का, हर बार एक ये लैगिंग स्टैंड का इतना पोर्शन छूट जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, हमारा डीएनए ही चॉप होता रहेगा। अब इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए जो टीलोमेरेज एंजाइम है वो काम करता है। तो टीलोमेरेज एंजाइम कैसे काम करता है ये एक बार हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सो टीलोमेरेज एंजाइम जो है वो एक तरह का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का मतलब होता है जो आरएनए डिपेंडेंट
डीएनए पॉलीमरेज, ठीक, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का अपना खुद का एक आरएनए स्ट्रैंड होता है। आरएनए स्ट्रैंड होने की वजह से ये क्या करता है, इस स्ट्रैंड को टेम्पलेट मानकर, सपोज यहाँ पे आके ये टीलोमियर रीजन है और यहाँ पे टीलोमरेज एंजाइम आके बाइंड हो गया और इसका ये आरएनए स्ट्रैंड है, इसको ये टेम्पलेट मानकर ये जो स्ट्रैंड है इसे आगे कंटिन्यू सिंथेसिस इसकी करवा देगा, थोड़ा सा कुछ सर्टेन हैंड्रेड्स बेस पेयर इसमें आगे और जोड़ देगा। अब ये क्योंकि आरएनए है और इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो डीएनए बन रहा है, तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, या फिर हम इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी कह सकते हैं। अब जब ये स्ट्रैंड आगे कंटिन्यू हो गई तो ये जो यहाँ पे गैप बचा हुआ था इसे डीएनए पॉलीमरेज आके फिल कर देगा। यहाँ पे प्राइमर लगेगा और ये फिर डीएनए पॉलीमरेज इसे फिल कर देगा, या फिर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ही इसे फिल कर सकता है। नाउ अब ये जो एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। अब अगर एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो यहाँ पे जीन्स हैं, ये जो टीलोमियर रीजन होता है ये हेट्रोक्रोमेटिनाइज्ड रीजन होता है, और धीरे धीरे जब स्लोली हर एप्लीकेशन में ये चॉप होता रहता है तो इसके आसपास की जो जीन होती हैं वो जो क्रोमेटेनाइज्ड जीन थी वो अब यूक्रोमेटेनाइज्ड हो जाएंगी, और यूक्रोमेटेनाइज्ड हो जाएंगी तो उनका एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसी जीन्स होती हैं जो एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो एजिंग अगर कंटिन्यूसली ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, ये टेलोमरेज जो है एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगी, तो ये जो एजिंग रिलेटेड जीन्स हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी कुछ रेप्लिकेशन, कुछ सेल डिवीज़न के बाद। फिर क्या होगा, जो एजिंग है वो अर्ली स्टेज में आ जाएगी। बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टीलोमरेज एंजाइम होता है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, और ये जो यहाँ पे जीन्स हैं इनके एक्सप्रेशन को रोके रहता है। तो ऐसे करके जो एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। नाउ तो ये था हमारा रेप्लिकेशन का प्रोसेस जिसको हमने बहुत ही अच्छे से और डिटेल में पढ़ा। अब जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए पॉलीमरेज जब काम करता है तो उसमें कुछ गलतियों के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस है। तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर गलती हो गई तो वो गलती क्या करेगी, म्यूटेशन क्रिएट करेगी, और म्यूटेशन में भी हार्मफुल भी हो सकता है। अगर हार्मफुल हुआ तो जो लिविंग एंटिटी है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी लाइफ क्या होगी, खतरे में पड़ जाएगी। इसको देखते हुए जो हमारी सेल्स हैं उनमें बहुत सारे मैकेनिज़्म हैं, डीएनए रिपेयर के मैकेनिज़्म हैं, जिनसे क्या होता है जो ऑल्टर्ड डीएनए बन जाता है या फिर जो गलतियां आ जाती हैं उन्हें रिपेयर कर दिया जाता है। तो ऐसी कौन सी मशीनरी है जो गलतियों को रिपेयर करती है, तो एक बार उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है, जो कि मेजर पॉलीमराइजिंग एंजाइम है, ये जब पॉलीमराइजेशन करता है तो लगभग जब 10⁵ न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है तब एक गलती का चांस होता है, एक एरर। मतलब 10⁵ न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ने के बाद एक गलती हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि गलती होगी, बट मान के चलते हैं ये प्रोबेबिलिटी है कि एक गलती हो सकती है। ये जब काम करेगा तो विदाउट प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। अब डीएनए पॉलीमरेज में क्या होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होती है, ठीक। और इसमें एक एक्टिविटी होती है जिसे प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कहा जाता है। ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी क्या होती है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है प्रूफ रीडिंग। और इसे ही हम कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ओके, अब ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी या प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी क्या होती है। सपोज कोई एक स्ट्रैंड है, डीएनए स्ट्रैंड, जिसकी सिंथेसिस कर रहा है ये डीएनए, ठीक। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए स्ट्रैंड है और इसकी सिंथेसिस हो रही है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। अब यहाँ पे ये डीएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन, और इसी के पास अब ये क्या है,
3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है। आगे आगे क्या कर रहा है, ये बेसिस को जोड़ते हुए चल रहा है, न्यूक्लियोटाइड को कॉम्प्लीमेंटरिटी बेसिस पे जोड़ते हुए चल रहा है। बट अब ये पीछे मुड़ के भी देखता रहता है कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं हो गई। अगर गलती हो गई तो क्या करेगा, ये जो डीएनए बन गया है उसे 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से चॉप करता हुआ वहाँ तक आ जाएगा जहाँ पे कोई गलती है, जहाँ पे इसने गलती को सेंस किया है, और उस न्यूक्लियोटाइड को भी ये क्या करेगा, चॉप कर देगा, काट के उड़ा देगा। और फिर से क्या करेगा, नए न्यूक्लियोटाइड्स को 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में फिर से आगे जोड़ता हुआ आगे चला जाएगा। तो इस एक्टिविटी के परफॉर्म होने के बाद ये जो 10 टू द पावर 5 न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के बाद एक एरर होता था, अब 10 टू द पावर 7 टू 10 टू द पावर 8 न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के बाद एक एरर का चांस रह जाएगा। मतलब प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होने के बाद 10 टू द पावर टू 10 टू द पावर 3 जो मतलब 1000 से 100 से 1000 गुना जो एरर के चांसेस हैं वो और कम हो गए। जो पहले 10 टू द पावर 5 बेस पेयर था उस पर एक एरर हो रहा था, अब 10 टू द पावर 7 बेस पेयर पे या 10 टू द पावर 8 बेस पेयर पे एक गलती रह जाएगी। मतलब 100 से 1000 गुना जो एरर का रेट था वो और घट गया। अब फिर उसके बाद क्या होता है, इसके बाद मिसमैच रिपेयर सिस्टम भी काम करता है। मिसमैच रिपेयर सिस्टम जो होता है वो डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी के जस्ट पीछे पीछे चलता है। ये क्या करता है, स्कैन करता चलता है कि कहीं पे प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के बाद भी कोई चांस ना छूटे जहाँ पे गलती हो सकती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो मिसमैच रिपेयर मशीनरी अगर काम करता है तो 10 टू द पावर 2 टाइम्स या 10 टू द पावर 3 टाइम्स जो गलती के चांसेस होते हैं वो और कम हो जाते हैं। जो 10 टू द पावर 8 न्यूक्लियोटाइड जुड़ने के बाद एक गलती हो रही थी, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, 10 टू द पावर 10 में। अब लगभग 10 टू द पावर 10 न्यूक्लियोटाइड जोड़ेंगे तब एक गलती का चांस रह गया। जब मिसमैच रिपेयर मशीनरी काम करेगी, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी काम करेगी और डीएनए ये जो पॉलीमरेज है वो काम करेगा, तो टोटल इन सब की जो मिला के जो फाइडिलिटी है वो सबको अगर देखा जाए तो 10 टू द पावर 10 बेस पेयर हो गया। अब इतने बेस पेयर, इतने न्यूक्लियोटाइड जुड़ने के बाद एक गलती का चांस रह गया। और ये हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट की। तो प्रोकैरियोट का जीनोम तो इतना बड़ा ही नहीं होता, तो गलती के कोई चांस रह ही नहीं गए। बट स्टिल देयर इज ए चांस ऑफ एरर इन डीएनए और म्यूटेशन। अभी भी चांसेस हैं डीएनए में एरर के या म्यूटेशन के या फिर ऑल्ट्रेशन के। वो क्या हैं, वो कौन कौन से एजेंट्स हैं, उन सब को अगर आप जानना चाहते हैं तो कीप वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में वो भी हम लेकर आ रहे हैं। ये टॉपिक, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, थोड़ी सी मेहनत करिएगा आप और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यह टॉपिक आपको कैसा लगा। ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। आप लोग कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन, कुछ आपको नया यहाँ पे जानने को मिला, अगर कुछ आपने यहाँ से सीखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।